अगर आप बिहार से हैं और कहीं ना कहीं बीसी कैटेगरी से आते हैं तो बिहार में किसी प्रकार की कोई भी सरकारी नौकरी का फॉर्म भरते हैं या फिर कहीं भी एडमिशन का फॉर्म भरते हैं, उसमें रिजर्वेशन का बेनिफिट लेने के लिए कहीं ना कहीं बिहार से बीसी का जो एनसीएल प्रमाण पत्र होता है ना, वो आपको देना पड़ता है। बहुत सारे अभ्यर्थी स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कि बीसी एनसीएल प्रमाण पत्र बनाने की जो प्रक्रिया है, डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, और प्रमाण पत्र डाउनलोड करने की जो प्रक्रिया है ना, उनके पास जानकारी होता ही नहीं है कि कैसे बनता है, अप्लाई कैसे किया जाता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगता है और किस तरह से हमें जो है ऑनलाइन ही बनकर मिल जाता है। इस वीडियो में जो है पूरी प्रक्रिया बताएंगे, जो नया पोर्टल पे अपडेट आया हुआ है उसका कोडिंग बताएंगे, कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा और वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं तो समझिए कि बिहार में जो बीसी एनसीएल बनता है वो कैसे बनता है, पूरी प्रक्रिया आपके जो है एक समझिए कि गाइडेंस में आ जाएगा कि किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं और किस तरह सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट ये भी रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, हो सके तो सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियोज को देख लेते हैं, सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आपके पास जो है कौन कौन से डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले आय जाति निवास आपके पास होनी चाहिए। आय जाति निवास रिसेंट का बना लीजिएगा, 1 साल के अंदर का रहेगा तो बेहतर रहेगा। हालांकि जाति थोड़ा पुराना भी रहेगा चल जाएगा, लेकिन जो आपका आय है ना 1 सालों के अंदर का होना चाहिए और आपका जो निवास है वो भी 1 सालों का अंदर का होना चाहिए। तो 3 डॉक्यूमेंट जो है मैंडेटरी होता है, आय जाति निवास, जो कि अपने आरओ लेवल यानी कि अंचल लेवल से बनवा लीजिएगा, ठीक है। फिर आपके पास एक आधार कार्ड होनी चाहिए। आधार कार्ड नहीं है तो बहुत सारे ऐसे वैलिड प्रूफ है जो दे सकते हैं, जिसकी जानकारी हमने आगे बताया हुआ है। और आपके पास जो एक अफिडेविट होनी चाहिए। अफिडेविट जो है कहीं से आपको बनवानी नहीं होती है, बल्कि इनके पोर्टल पे एक अफिडेविट आपको देखने को मिलता है जो कि स्वयं शपथ आप लेते हैं, उसको आपको भर के स्कैन करके सिग्नेचर करके अपलोड करना होता है। आगे बताएंगे कैसे आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। तो इस तरह से ये सब चीज़ रेडी कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि सबसे पहले अगर आप बिहार से हैं और बिहार में स्पेशली बीसी कैटेगरी से आते हैं और बीसी एनसीएल बनाना चाहते हैं तो आरटीपीएस का जो पोर्टल है ना, उसके माध्यम से ही आवेदन कर पाएंगे। अगर आप दूसरे किसी स्टेट से हैं तो उसकी कमेंट करिएगा, उसके हम वीडियो लाने की कोशिश करेंगे कि आपके स्टेट में कैसे बनता है। यहाँ पे देखेंगे आरटीपीएस सर्च करेंगे बिहार तो आपके सामने serviceonline.bihar.gov.in का जो ऑफिशियल पोर्टल है देखने को मिलेगा, ओपन कर लीजिएगा। पहले का अपेक्षा अच्छा साइट चल रहा है, इसमें मोबाइल नंबर अपडेट भी आया, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं, मैंने वीडियो बनाकर आप सभी को बताया ही था। तो पहले से बेहतर ये पोर्टल चल रहा है, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे आने के बाद सामान्य प्रशासन विभाग के ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे तो आय जाति निवास अगर नहीं बनवाया हुआ है तो यहाँ से बनवा लीजिएगा अंचल स्तर वाला। बाकी यहाँ पे देखेंगे जो एनसीएल बनता है ना, 2 स्तर बनता है, एक जो है बिहार के स्तर का बनता है और एक जो है केंद्र का स्तर का बनता है। जैसे कि मान लीजिए आप बिहार से हैं और बीसी में आते हैं, केंद्र सरकार की कोई भर्ती के लिए फॉर्म भरते हैं तो केंद्र सरकार बनाएंगे। अगर आप बिहार के अंतर्गत से मान लीजिए बिहार स्टाफ सिलेक्शन का फॉर्म भर रहे हैं या फिर बिहार पुलिस का फॉर्म भर रहे हैं या फिर बिहार में कोई भर्ती आई हुई है, एडमिशन हो रहा है, उसका फॉर्म भर रहे हैं और बीसी कैटेगरी से हैं, तो कहीं ना कहीं बिहार के अंतर्गत जो बना आपका एनसीएल होना चाहिए ना, वो आपके पास होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे नॉन क्रिमिनल प्रमाण पत्र, मतलब कि इसको एनसीएल बोला जाता है, मतलब कि शॉर्ट में। तो बिहार के अंतर्गत आपको बनवानी होती है, तो इस पर क्लिक करेंगे 3 स्तर आपको देखने को मिलता है। अंचल का बनवाना होता है। अगर मान लीजिए कहीं कहीं आपको बोला जाता है कि नहीं अंचल का हम वैलिड नहीं देंगे, आपको अनुमंडल का बनाना है, तो सबसे पहले आपको अंचल का बनवाना है, फिर उसी के बिहार पे आपको अनुमंडल का बनवाना है। अगर कहीं डीएम लेवल की डिमांड की जाती है तो फिर अनुमंडल बनाने के बाद डीएम ही बना सकते हैं, जिला स्तर भी बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बेसिकली देखा जाए तो अंचल स्तर ही सारे जगह चल जाते हैं। रेवेन्यू ऑफिसर वाला जो इशू होता है तो आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपके जो सामने है ना, इनका फॉर्म खुलेगा। ध्यान रखिएगा, इसमें केवल बीसी कैटेगरी वाले ही फॉर्म को भरेंगे, मतलब इस सर्टिफिकेट को बनाएंगे। अगर आप SC ST हैं तो सीधे अपना जाति बना लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, वो चाहे केंद्र सरकार का हो, राज्य सरकार का हो, उसी से बेनिफिट आपको मिल जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास पहले से एनसीएल प्रमाण पत्र निर्गत है। अगर आपने करवाया हुआ है तो यस कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो करिएगा, मतलब नो ही करिएगा, बेहतर रहेगा। यहाँ पे अपना जेंडर बताएंगे। यहाँ पे अगर कोई सिचुएशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, सैल्यूटेशन देना जरूरी नहीं है, छोड़ दीजिएगा। एप्लीकेंट का जो नेम है ना, आपको लिखना है एज इट इज, जैसे मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट पे, आधार कार्ड पे, उसके हिसाब से लिखना है। जैसे कि मान लीजिए मैं डेमो फॉर्म भर रहा हूँ तो यहाँ पे लिखूंगा डेमो, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखेंगे हिंदी में डेमो लिख देगा। आपको हिंदी में टाइप करने की आवश्यकता नहीं है, जो आप नाम यहाँ पे इंग्लिश में लिखिएगा ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में लिख देगा। कोई प्रॉब्लम होता है तो आपके पास जो भी टूल्स है जिसके माध्यम से सुधार करना चाहते हैं तो हिंदी में सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि आपको यहाँ पे कैलेंडर के माध्यम से चूज कर लेना है कि आपका जो डेट ऑफ बर्थ है वो क्या है, ठीक है।
तो यहाँ से डेट ऑफ बर्थ का सिलेक्शन कर लीजिएगा। मैं डमी यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ और डमी ही फॉर्म भर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आधार नंबर देना है, नहीं है तो मत दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा, मेरा मानना ये है ना कि यहाँ पे दीजिएगा ही मत अपना आधार नंबर, क्योंकि ऑप्शनल है, इसको छोड़ दीजिएगा, आगे चल के डॉक्यूमेंट ही अपलोड कर दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, हर इंसान का जो है 2 पता होता है, एक आवासीय पता होता है और नीचे आएंगे तो एक अस्थायी पता होता है, मतलब कि टेम्पोररी पता होता है, फिलहाल जहाँ पे आप रह रहे होते हैं। अगर उस प्रकार के आप व्यक्ति हैं जहाँ पे आपका जन्म हुआ है और वहीं पे रहते हैं, कहीं आप नहीं रहते हैं, तो दोनों में सेम भरेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका अस्थायी पता वो पता होता है जहाँ पे आपका जन्म हुआ है। और फिलहाल मान लीजिए आप बिहार में गोपालगंज जिले से जन्मे हैं और फिलहाल जो है दिल्ली में रह रहे हैं, तो टेम्पोररी आपका जो एड्रेस हो गया वो दिल्ली हो गया, समझ रहे हैं ना। तो अस्थायी पता से ही आपका जो मान लीजिए एनसीएल है वो बनेगा। इन बातों को ध्यान रखिएगा। बहुत सारे लोग बोलेंगे कि हम दिल्ली में रह के पढ़ाई करते हैं तो हमारा एनसीएल बिहार से कैसे बनेगा। तो भाई, अब बिहार के आपके माता पिता हैं और बिहार से आप हैं तो बिहार से ही बनेगा ना। दिल्ली वाले तो इशू करके आपको नहीं देंगे। दिल्ली आप रह रहे हैं तो टेम्पोररी रूप में रह रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी आपका आवासीय पता यानी कि अस्थायी पता है उसको आपको बताना है कि आपका स्टेट बिहार ही आपको देखने को मिलेगा, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन करेंगे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट करते करते हैं, अपना जो भी सब डिवीज़न है उसका सिलेक्शन करेंगे। जो आपका प्रखंड है उस प्रखंड का जो है सही से सिलेक्शन करना, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। फिर अपना गांव मोहल्ला यहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए मेरा डेमो है तो मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ। यहाँ पे वार्ड नंबर क्या है तो वार्ड नंबर में भर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे स्टेशन आपको बताना है और यहाँ पे अपना जो भी पिन कोड है उसको यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे अगर आपके पास होल्डिंग नंबर और सर्किल नंबर है तो दे सकते हैं, नहीं है छोड़ सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो आपका निकाय का प्रकार क्या है, आप ग्राम पंचायत से आते हैं, नगर निगम से आते हैं, नगर परिषद से आते हैं या फिर नगर पंचायत से आते हैं, तो जहाँ से भी आते हैं उसका सिलेक्शन करके उसका जो भी पिन कोड है यहाँ पे डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ग्राम पंचायत का सिलेक्शन आपको करना होगा। उसके बाद अस्थायी पता, अगर मान लीजिए आपका सेम ही पता है तो आप यहाँ पे टिक कर देंगे, दोनों सेम हो जाएगा। लेकिन अलग अलग है, जैसे मान लीजिए बिहार से हैं, फिलहाल जो है दिल्ली में रह रहे हैं, देखिए अदर स्टेट भी आपको देखने को मिलेगा कि मैं दिल्ली में रह रहा हूँ, उसका पूरा एड्रेस यहाँ पे भर देंगे, ठीक है। तो आपका बन जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। काफ़ी सारे लोग का ये सवाल रहता है, इसीलिए मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ कि आपको थोड़ा बहुत भी कन्फ्यूज नहीं होना है। अगर आप दिल्ली रह रहे हैं तो दिल्ली का ही एड्रेस डालिए। मान लीजिए बहुत सारे लोग स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, तो टेम्पोररी आप वहीं पर रह रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह से भर सकते हैं। तो यहाँ पे मान लीजिए मैं जहाँ से फॉर्म भर रहा हूँ, जहाँ मेरा अस्थायी पता है वही मेरा टेम्पोररी भी है, क्योंकि मैं वहीं पर रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं टिक कर दूंगा, दोनों सेम हो जाएगा, देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना धर्म लिखना है कि आप जो है कौन से धर्म से आते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे हिंदू टाइप कर देता हूँ। यहाँ पे अपना कैटेगरी बताएंगे तो 2 ही कैटेगरी आपको देखने को मिलेगा, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 जिसको बोला जाता है, जिसको आप यहाँ पे आप सभी जानते ही हैं कि कई बार ईबीसी भी इनको बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। और ये जो पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 जिसको आप सभी जानते हैं कि BC2 भी बोला जाता है, ठीक है। तो जैसे कि मैं पिछड़ा वर्ग से आता हूँ तो यहाँ पे अत्यंत पिछड़ा वर्ग का सिलेक्शन कर लेता हूँ। और यहाँ पे जाति आपको बताना है कि आप जो है कौन से जाति के अंतर्गत आते हैं। यहाँ पे उपजाति उप क्रमांक छोड़ दीजिएगा, इसको देखने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें आपके जाति के अनुसार अगर कुछ होगा तो आएगा, नहीं तो छोड़ सकते हैं। पेशा बताएंगे आप क्या करते हैं, छात्र हैं, सरकारी सेवा में है, निजी सेवा में है, व्यापार करते हैं, किसान है, गृहिणी है या फिर अन्य है, जो भी आपका कंडीशन होगा बता सकते हैं। फादर का नेम लिखेंगे ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। अगर शादीशुदा महिला है तो हस्बैंड का नेम लिखेंगे ऑटोमेटिकली हिंदी में हो जाएगा। अगर शादीशुदा महिला नहीं है तो छोड़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मदर का नेम यहाँ पे आपको लिखना है, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हिंदी में हो जाएगा। यहाँ पे एक मोबाइल नंबर आपको देना है। जब आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे जनरेट हो जाएगा तो कहीं ना कहीं इसी नंबर पे आपको मैसेज मिलेगा कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया। और यहाँ पे एक मेल आईडी नहीं है तो छोड़ सकते हैं, लेकिन मोबाइल नंबर देना कंपलसरी है। मोबाइल नंबर देकर यहाँ पे कहीं भी आप क्लिक करेंगे तो आपके नंबर पे जो है एक OTP सेंड कर दिया जाता है, जो कि नए अपडेट के अनुसार आप सभी जानते ही हैं। उस OTP को यहाँ पे आपको डालना है और वैलिडेट के बटन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से देखेंगे आपका जो OTP है यहाँ पे वेरीफाई हो जाता है। अब आपको नीचे आना है। अब यहाँ पे नीचे आएंगे तो जो भी अपना इनकम की जानकारी है आपको बतानी होती है। जैसे कि मान लीजिए आपके जो भी अभिभावक पिता या फिर पति का जो स्थिति है वो बताएंगे कि आपके पिता जो है कौन किसी संवैधानिक पद पे है या फिर माता जी हैं या फिर आपके पति हैं, आप शादीशुदा महिला हैं तो बता सकती हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए अब सरकारी सेवा केंद्र में कोई होता है, कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करता है, कोई बिजनेस करता है, तो उसकी जानकारी अलग अलग यहाँ पे देना पड़ता है। जिसमें अभिभावक की पिता पति की स्थिति के में कोई संवैधानिक पद पे हैं तो वो बता सकते हैं। सरकारी सेवा में है तो संगठन का नाम आपको बताना होगा। ये सब किनके लिए होता है, जो कि कहीं ना कहीं मान लीजिए सरकारी सेवा में है, कोई मान लीजिए कि प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, उन सभी के लिए रहता है। लेकिन आप एक
साधारण व्यक्ति है, नॉर्मल व्यक्ति है, तो इन सभी को छोड़ना है। जो झ वाला आपका कंडीशन है ना, इसको आपको भरना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें नौकरी से आय कितना है वो आपको बताना है। अगर नहीं है आपके आय प्रमाण पत्र में, छोड़ दीजिएगा। व्यवसाय से आय कितना है, तो आपने जो भी अपना आय प्रमाण पत्र बनवाया होगा उसमें व्यवसाय से जितना भी आपने इनकम दर्शाया होगा ना, इनकम आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है, कि मेरा इतना है। फिर यहाँ पे पेंशन से कोई आपके घर में आय आता है तो वो बता सकते हैं, नहीं तो कृषि से कोई आपके घर में आय आता है तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कितना आता है, ठीक है। टोटल यहाँ पे देखेंगे आपका 87,220 रुपये यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, जो कि हमारे आय प्रमाण पत्र में इतना ही है, उसी को अकॉर्डिंग हम डाल रहे हैं। आपके आय प्रमाण पत्र में जितना भी वार्षिक आय होगा उसके हिसाब से ही आपको एंट्री करनी है, नहीं तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। अगर मान लीजिए आप ITR फाइल करते हैं तो हाँ कर सकते हैं, नहीं तो नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कर संपत्ति आप देते हैं तो आप यहाँ पे उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना होगा। कुछ अन्य बातें जो है सरकार को बताना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख के बता सकते हैं, बट नहीं बताना चाहते हैं कोई दिक्कत नहीं है। ऊपर बस यही है ना कि अगर मान लीजिए किसी प्रकार की संवैधानिक पद पे हैं, सरकारी सेवा में है, निजी क्षेत्र में है, तो उसकी जानकारी आपको भरना है, नहीं तो छोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना कि सबसे पहले आवेदक का जो है स्वयं शपथ पत्र आपको देना होता है, बताएंगे कहाँ से मिलेगा। फिर यहाँ पे आवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र। अगर आपके पास ज़मीन है तो उसका सिंचित ज़मीन का जो परसेंटेज है ना वो उसके बिहाफ पे आपको एक डॉक्यूमेंट देना पड़ता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर यहाँ पे देखेंगे आपका ऑफिस आपको देखने को मिलेगा, कहाँ से आपका सर्टिफिकेट इशू होगा। कैप्चा को यहाँ पे फिल करेंगे और फिर यहाँ पे प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही प्रोसीड के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने प्रीव्यू सेक्शन देखने को मिलेगा, चेक कर लीजिएगा। और अटैच एसटीआर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का जो ऑप्शन है ना देखने को मिलेगा, जिसमें सबसे पहले जो है आवेदक का स्वयं शपथ पत्र आपको देना होगा। अभी कहाँ मिलेगा आइए आपको बताते हैं कैसे डाउनलोड करना है और कैसे भरना है। इसके लिए क्या करना है कि आपको जो है सर्विस ऑनलाइन पोर्टल पे ही आना है और यहाँ पे देखेंगे एक जो है डाउनलोड करने का बटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। ये वाला जो फॉर्म है ना, फॉर्म यहाँ पे 11 आपको डाउनलोड करना होता है, जो कि बिहार सरकार के अंतर्गत यहाँ पे आपका ये वाला शपथ पत्र है। अब इसमें मैं के बाद अपना जो है नाम लिखेंगे, आप किसके पुत्र या फिर पुत्री हैं, अपने पिता का नाम यहाँ पे, गांव, शहर, पोस्ट ऑफिस, थाना, प्रखंड, अनुमंडल, जिला, राज्य आपको भरना है। और आप कौन से जाति से आते हैं उस जाति का नेम यहाँ पे मेंशन करेंगे। और नीचे आएंगे तो पूछेगा कि मेरे माता पिता वेतन से वार्षिक आय। अगर आपके माता पिता मान लीजिए कहीं जॉब करते हैं तो वेतन से कोई आय होती है तो उसको बता सकते हैं, लेकिन नहीं करते हैं तो यहाँ पे 0 करना है। और मेरे माता पिता अन्य स्रोतों से बिजनेस प्रोफेशनल सहित कुल वार्षिक आय जो आपके आय प्रमाण पत्र में है उसको यहाँ पे शब्दों में लिख देना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ पे स्थान, दिनांक लिखेंगे और यहाँ पे जो भी जिनका NCL आप अप्लाई कर रहे हैं उनका सिग्नेचर और यहाँ पे नेम लिखवा देंगे, ठीक है। इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है। फिर यहाँ पे निवास प्रमाण पत्र, यहाँ पे आय प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको अपलोड करना है और यहाँ पे अपना जो भी कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जाति प्रमाण पत्र जो आपने बनवाया हुआ है उसको देंगे। और यहाँ पे इसमें से कोई एक डॉक्यूमेंट, जिसमें आप चाहें तो आधार कार्ड, कोई भी एक डॉक्यूमेंट देकर यहाँ पे सब पे जो है चूज फाइल के बटन पे क्लिक करके चूज करेंगे। सेव NSCR के बटन पे आपको क्लिक करना है। फिर से आपके सामने जो है प्रीव्यू सेक्शन से यहाँ पे देखने को मिलेगा, जिसको यहाँ पे चेकआउट कर लेना है। कोई भी गलती है तो एडिट कर सकते हैं, नहीं तो सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको जो है कुछ इस तरह से रिसीविंग यहाँ पे दिया जाएगा, जिसको सबसे पहले तो आपको प्रिंट कर लेना है। यहाँ पे देखेंगे जो भी आपने आवेदन किया हुआ है उसका तिथि यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि आपने जो 18/10/2025 को यहाँ पे आवेदन किया हुआ है। और इसका जो बनाने का दिवस है 21 दिवस है, ठीक है, मतलब कि 21 दिनों का समय लगता है बनाने में। आपको सर्टिफिकेट कब मिलेगा तो यहाँ पे 17/11 को यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। आपने यहाँ पे 18/10 को अप्लाई किया हुआ है और 17/11 को यहाँ पे देखने को मिलेगा। कई बार जो है डिले भी ये लोग डेट यहाँ पे देते हैं। बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले स्वयं शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र और ये सारे डॉक्यूमेंट आपने देकर जो है फॉर्म को भरा हुआ है। यहाँ पे सिग्नेचर कर लेना है और करने के बाद क्या करना है कि आप चाहें तो अपने जो भी प्रखंड कार्यालय में आपका जो RTPS काउंटर होते हैं वहाँ पे जाकर इसका एक रिसीविंग निकलवा कर और कर्मचारी से जो है सिग्नेचर करवाएंगे। जो आपके हल्का रसौ कर्मचारी होते हैं वो सिग्नेचर करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पे ले आकर RTPS काउंटर पे जमा करेंगे तो समझिए कि 10 से 15 दिन में आपका जो सर्टिफिकेट है ना वो बन जाता है। लेकिन आप चाहते हैं कि हम वेट करें तो वेट कर लीजिएगा, 21 दिनों का समय लगता है। और आपने सही से फॉर्म भरा हुआ है, सभी डॉक्यूमेंट यहाँ पे दिया हुआ है तो आपका जो सर्टिफिकेट है अप्रूव हो जाता है, ठीक है।
जैसे ही मान लीजिए आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे अप्रूव हो गया, अब इसको डाउनलोड करना है तो यहाँ पे देखेंगे सर्टिफिकेट डाउनलोड करने का बटन मिलेगा, इस पर क्लिक करके जो भी आपको रेफरेंस नंबर मिला हुआ है रिसीविंग में उसको डालकर और अपना जो भी नेम है उसको डालकर यहाँ से कैप्चा को फिल करके सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपका सर्टिफिकेट किसी कारण से रिजेक्ट होता है तो उसकी स्थिति आप यहाँ पे जाकर देख सकते हैं, क्यों रिजेक्ट हुआ है, क्या कुछ कंडीशन है। तो यहाँ पे अपना जो भी एनसीएल रेफरेंस नंबर है उसको डालेंगे, डेट ऑफ डिलीवरी या फिर डेट ऑफ सबमिशन डालेंगे और फिर यहाँ पे अपना जानकारी डालकर स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही आपका सर्टिफिकेट यहाँ पे बन जाता है तो आपको जो है कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट यहाँ पे देखने को मिलता है, क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बिहार सरकार से बना हुआ है और ये जो है कौन से अंचल से बना हुआ है, इसका यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या, यहाँ पे दिनांक भी आपको देखने को मिलेगा और पूरी जानकारी अपने जो भरा हुआ है ना वो जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेगा। नीचे QR कोड रहेगा, रसव अधिकारी जो डिजिटल सिग्नेचर किए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। कभी भी फॉर्म भरते समय पूछेगा कि आपका सर्टिफिकेट जो है किसके द्वारा इशू हुआ है, तो यहाँ पे देखेंगे रसव अधिकारी यानी कि RO के द्वारा इशू हुआ है, ठीक है, उसको आपको मेंशन करना होगा। बाकी सर्टिफिकेट का जो वैलिडिटी होता है 1 सालों तक होता है, इशू डेट से जो है अगले 1 सालों तक आप इसको यूज कर सकते हैं, बाकी फिर से आपको दोबारा बनाने की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से मैंने जो है पूरी प्रक्रिया बताया किस तरह से सर्टिफिकेट अप्लाई करना है, डाउनलोड करना है और किस तरह सर्टिफिकेट आपको देखने को मिलता है। बाकी आपके मन में किसी प्रकार की कोई सवाल होगा हमें जरूर बताइएगा, उसके लिए हम अलग से वीडियो लाने की कोशिश करेंगे।